हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सीटेट का जो पेपर होने वाला है 7 जुलाई को, उसके लिए हम सीडीपी का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2021 में पूछा गया प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर डेली ऐसे ही प्रैक्टिस सेट करवाई जाएगी और सभी सब्जेक्ट करवाई जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसका हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया है? कथन दिया है, मानव अपने पूरे जीवन काल के दौरान गामक और संज्ञानात्मक क्षेत्रों में नई चीज़ें सीखते हैं और स्मरण रखने के योग्य हैं। ठीक है, दूसरा क्या दिया है? कारण दिया है, एक गंभीर रूप से पीड़ित बचपन के परिणामों को बाद के वर्षों में आसानी से बदला जा सकता है। तो इसमें बताया गया, नीचे ऑप्शन दिया गया है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। चलिए इसका देखते हैं कौन सा सही है। पहला दिया, मानव अपने पूरे जीवन काल के दौरान गामक और संज्ञानात्मक क्षेत्रों में नई चीज़ें सीखने और स्मरण रखने के योग्य है। बिल्कुल सही बात है, राइट आंसर ये तो सही हो गया। दूसरा देखते हैं, एक गंभीर रूप से पीड़ित बचपन के परिणामों को बाद के वर्षों में आसानी से बदला जा सकता है। ठीक है, दोनों सही हैं, लेकिन इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, विकास के अन्य क्षेत्रों की तरह गामक विकास अधिकांश बच्चों के लिए घटनाओं के एक व्यवस्थित क्रम होता है। हालांकि जो मोटर कौशल प्राप्त करने की दर और उम्र होती है वो हर बच्चों में अलग अलग होती है। गामक विकास की प्रक्रिया केंद्रीय तंत्र का तंत्र व पेशी तंत्र की परिपक्वता पर निर्भर करती है। जैसे जैसे प्रणाली विकसित होती है, बच्चे की आगे बढ़ने की क्षमता भी बढ़ती है। तो इसलिए दोनों सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे का विकास एक सीधा पथ नहीं है, यह आगे बढ़ता है फिर पीछे मुड़ता है फिर आगे बढ़ता है। उपरोक्त वाक्य विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो पहला ऑप्शन दिया एक रूपता का सिद्धांत, दूसरा है सर्पिलाकार बढ़ोतरी, तीसरा एक दिशाई विकास, चौथा विकास की अनियमितता। तो इसमें जो पूछा गया है, एक सीधा पथ नहीं है, आगे बढ़ता है फिर पीछे मुड़ता है, तो ये सर्पिलाकार बढ़ोतरी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। आगे बढ़ता है ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे विकास होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, विकास के घटकों में जो बुद्धि शामिल है, उत्तेजना है, स्मृति है, सूचना प्रसंस्करण जैसे पहचान करना, ये सभी क्या हैं? ये स्रोत हैं। ठीक है, विकास में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रूप तक सिद्धांत नहीं हो सकता है, एक दिशा में नहीं बताया गया है इसमें, विकास की अनियमितता नहीं, तो इसमें से जो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत से अभिभावकों ने लोकप्रिय कार्टून शो शिन चैन पर प्रतिबंध लगाने की मांग रखी, क्योंकि उनके बच्चे इस शो के मुख्य पात्र के अनुशासनहीन व्यवहार की नकल करने लगे थे। यह बच्चों के सामाजिकरण पर डैश के प्रभाव को दर्शाता है। तो ये किसके प्रभाव को दर्शाता है? इसमें पहला है मीडिया, दूसरा सहपाठियों, तीसरा है पास पड़ोस, चौथा है सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। क्योंकि बच्चे हैं जो कि ये सिंचैन जहाँ आता है तो मीडिया हो जाएगा ना, तो राइट आंसर ऑप्शन में इसका फर्स्ट हो जाएगा। पास पड़ोस सहपाठी ये नहीं होगा, मीडिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रगतिशील शिक्षण के विषय में कौन सा विकल्प सही है? पहला है इसमें व्याख्यान विधि और योग्यता अंकों के आधार पर छात्रों के समूह बनाना शामिल है। प्रगतिशील शिक्षण के बारे में पूछा है, ठीक है। दूसरा, इसमें व्यक्तिगत शिक्षण, सत्रांत परीक्षण और अंक आधार पर छात्रों को रैंक देना शामिल है। जहाँ भी रैंक देना शामिल हो उसे गलत कर देना है, क्योंकि नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, सी देखते हैं। इसमें क्रियाधारित शिक्षण तथा मूल्यांकन आकलन विविध विधियों से शामिल है। ठीक है, इसमें अभिक्रमित अनुदेशन और प्रोत्साहन के लिए उपयोग दंड और पुरस्कार, तो दंड पुरस्कार नहीं होगा, तो ये भी जहाँ भी दंड पुरस्कार दिखे उसे गलत कर देना है। तो देखते हैं, इसमें दो ही ऑप्शन बचे हैं, कौन सा सही हो रहा है। पहला क्या दिया था? इसमें व्याख्यान विधि, यहाँ पर भी अंकों की बात की गई है।
व्याख्यान विधि भी गलत हो जाएगा। तो इसमें एक ही ऑप्शन बच रहा है तीसरा। इसमें क्रियाधारित शिक्षण तथा मूल्यांकन आकलन विविध विधियों से शामिल होता है। जहाँ भी विविध विधियों हो वहाँ पर सही आंसर कर देना है। तो राइट आंसर ऑप्शन में इसका थर्ड हो जाएगा। ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा एक शैक्षणिक परिवर्तन है जो बच्चों को रट कर याद करने के निर्भर के रहने के बजाय सोचने के तरीकों पर जोर देता है। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन में इसका थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे जीन ने विकासात्मक अवस्थाओं का किस क्रम में प्रतिपादन किया। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन है पूरा। पियाजे जीन ने विकासात्मक अवस्थाओं को किस क्रम में प्रतिपादित किया था। पहला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था नहीं है पहला, तो यहाँ पर देखते ही गलत कर देना है। दूसरा संवेदी गामक अवस्था, दूसरा क्या दिया, संवेदी गामक अवस्था, फिर उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दिया, फिर मूर्त संक्रियात्मक दिया, फिर औपचारिक अवस्था दिया है। तो इसमें से ये सही हो जाएगा। सबसे पहले संवेदी गामक अवस्था होगा, सबसे पहले संवेदी गामक अवस्था होगा, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर मूर्त संक्रियात्मक और फिर औपचारिक संक्रियात्मक। तो राइट आंसर ऑप्शन में इसका सेकंड हो जाएगा। ठीक है। संवेदी गामक अवस्था जो होता है वो जन्म से 2 वर्ष तक होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होता है वो 2 से 7 वर्ष तक होता है। मूर्त संक्रियात्मक जो होता है वो होता है 7 से 11 वर्ष तक होता है या 12 वर्ष तक होता है। औपचारिक जो होता है संक्रियात्मक अवस्था वो 12 वर्ष के ऊपर जो एडोलसेंस होता है वो 12 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रश्न को केवल औपचारिक संक्रियात्मक स्तर के ही बच्चे हल कर पाएंगे। पहला दिया है, रौनक ने 11 चॉकलेट खाई, उसकी बहन ने उससे 2 गुना खाई। यहाँ पर औपचारिक संक्रियात्मक पूछा है। ठीक है। दूसरा क्या दिया है, चॉकलेट खाई, कुल मिलाकर दोनों ने 9 चॉकलेट खाई, प्रत्येक ने कुल कितनी खाई। दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन दिया है, यदि एक तुलनात्मक रूप से बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ए सी का संबंध क्या है। तीसरा है, संख्या 67 एवं 81 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। चौथा ऑप्शन दिया है 7 + 9 = कितना होगा। तो इसमें से जो देखते हैं क्या सही होगा। इसमें औपचारिक संक्रियात्मक स्तर के बच्चे के बारे में पूछा है। तो औपचारिक संक्रियात्मक में क्या होता है, जो गणितीय प्रश्न होते हैं वो बच्चे सीखने लगते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट ही हो जाएगा। रौनक ने 11 चॉकलेट खाई, उसकी बहन ने उससे 2 गुना खाई, कुल मिलाकर दोनों 9 चॉकलेट खाई, तो प्रत्येक ने कुल कितनी खाई हैं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है। औपचारिक संक्रियात्मक में जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का चौथा व अंतिम चरण है। यह लगभग 12 साल की उम्र से शुरू होता है और वयस्कता तक चलता रहता है। विकास के इस बिंदु पर सोच अधिक परिष्कृत व उन्नत हो जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन में इसका फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सभी नॉर्मल हैं और वो ज़्यादा कठिन था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेव वाइगोत्स्की से क्वेश्चन आते ही क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। कौन सा कारक है। पहला है सामाजिक अंतःक्रिया, ठीक है। दूसरा सांस्कृतिक उपकरण भी है। तीसरा है भाषा है। चौथा है नकारात्मक पुनर्बलन। तो इसमें पूछा है कौन सा अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो ये तो सही हो गया, सामाजिक उपकरण भी सही हो गया, भाषा भी सही हो गया, नकारात्मक पुनर्बलन ये नहीं होगा, ये मतलब प्रभावित नहीं करेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन में इसका 1, 2, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जब कोई अध्यापक छात्र के वर्तमान प्रदर्शन स्तर के अनुसार उसे दिए जाने वाली सहायता में समायोजन करता है तो यह स्थिति क्या कहलाती है। यहाँ पर बताया गया है कि छात्र के वर्तमान प्रदर्शन के स्तर के अनुसार उसे दी जाने वाली सहायता के बारे में बात की है।
तो स्कैफ फोल्डिंग देखते हैं, आंसर स्कैफ फोल्डिंग में लगा देना है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों के नैतिक विकास के तीसरे स्तर पर पारस्परिक संबंधों को बनाए हुए होता है। स्वर्णिम नियम वाले इस स्तर को कहा जाता है। लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में पूछा है, इन्होंने क्या कहा, बच्चों के नैतिक विकास के तीसरे स्तर पर पारस्परिक संबंध को बनाए हुए होता है। तीसरे स्तर पर पारस्परिक संबंध को बनाए होता है। स्वर्णिम नियम वाले इस स्तर को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन देखते हैं, बच्चा दूसरों को प्रसन्न रखना और उसकी सहायता करना चाहता है। तो बिल्कुल सही बात है, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट ही हो जाएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत का यह है कि नैतिक विकास के 3 स्तर हैं, प्रत्येक स्तर 2 चरणों में विभाजित है। कोहलबर्ग ने सुझाव दिया कि यह नैतिक समझ संज्ञानात्मक विकास से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। चरण 3 जो बात कर रहे हैं यहाँ पर अच्छे पारस्परिक संबंध की बात करता है। वो व्यक्ति अच्छा है ताकि दूसरों के द्वारा एक अच्छे इंसान के रूप में देखा जा सके, इसलिए जब उत्तर जो होता है वो दूसरों से संबंधित होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि दूसरों को प्रसन्न रखना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से क्या प्रस्तावित किया था। पहला, बुद्धि एक उपयोगी लक्ष्य निर्भर क्रिया है। दूसरा क्या दिया है, बुद्धि 7 बुद्धियों का अनुक्रमित नियोग है। तीसरा, बुद्धि एक विशेष वर्गीय क्षमता जिसे जी से अंकित किया जाता है। चौथा, बुद्धि के अंतर्गत कई अलग अलग मानवीय क्षमताएं होती हैं। बिल्कुल सही बात है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत से टेलीविज़न विज्ञापनों में पुरुष महिलाओं के उनके रूढ़िवादी भूमिकाओं में दर्शाते हैं। एक अध्यापक को अपनी कक्षा में इस विषय पर किस प्रकार चर्चा करनी चाहिए। पहले, वह उन्हें उन विज्ञापनों में दिए गए वक्तव्यों को उनके ज्यों के त्यों स्वरूप फेस वैल्यू पर स्वीकार करने को प्रोत्साहित करना चाहिए। नहीं, तो गलत हो गया। दूसरा है, वह आलोचनात्मक विश्लेषण कर किसी तार्किक निर्णय पर पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तीसरा, उन्हें विज्ञापन में दिए गए तथ्यों के आधार पर नहीं। चौथा है, छात्रों को विज्ञापन में दिए गए पुरुष महिला व्यवहार को अनुकरण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, वह आलोचनात्मक विश्लेषण कर किसी तार्किक निर्णय पर पहुंचने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन में इसका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा विकास के संज्ञानात्मक एवं संबंध में किसने यह कहा है कि विचार पहले आते हैं फिर भाषा बाद में आती है। तो जीन पियाजे ने कहा था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। और इसी का उल्टा किसने कहा था, तो वाइगोत्स्की ने कहा था कि भाषा पहले आती है विचार बाद में आता है। तो राइट आंसर, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP में प्रस्तावित कथनों में से निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। देखते हैं, पहला दिया है, NEP 2020 मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों और योजनाएं जैसे कि समूह कार्य और भूमिका निर्वहन का प्रस्ताव रखती है। ठीक है। दूसरा, NEP 2020 रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर परिवर्तन का प्रस्ताव रखती है। अच्छा, तो यहाँ क्या पूछा था, नहीं नेगेटिव पूछा है, तो रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर परिवर्तन नहीं करती है, तो ये तो गलत हो गया। तीसरा है, NEP 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षक द्वारा किए गए आकलन से अलग आकलन के अन्य मार्गों जैसे कि स्वतः आकलन तथा समूह आकलन को भी प्रोत्साहित करता है। तो ये तो पॉजिटिव हो गया, स्व आकलन को बढ़ावा देता है, समूह को आकलन को भी प्रोत्साहित करता है। 4 देखते हैं, NEP 2020 प्रस्ताव रखती है कि छात्रों के उन्नति पथ में उनके संज्ञानात्मक भावनात्मक आयामों की प्रगति सम्मिलित होनी चाहिए। तो ये भी सही है, संज्ञानात्मक साथ साथ भावात्मक आयामों को भी शामिल करना चाहिए। तो ये मतलब सेकंड गलत हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्या किसी कक्षा में धीमी मेधावी और औसत गति से सीखने वाले
सीखने वाले शिक्षार्थी जैसी शब्दावली विद्यार्थियों का उल्लेख करने के लिए प्रयोग में लानी चाहिए। क्या किसी कक्षा में धीमी, मेधावी और औसत गति से सीखने वाले शिक्षार्थी जैसे शब्दावली विद्यार्थियों का उल्लेख करने के लिए प्रयोग में लानी चाहिए? जी हाँ, नहीं लानी चाहिए। यहाँ पर जी हाँ तो गलत हो गया। नहीं, जी नहीं, ये शब्दावलियाँ विद्यालय की योग्यता के आधार पर उनका नामकरण करती हैं। बिल्कुल सही बात है। तो राइट आंसर ऑप्शन में इसका सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापिका को अपने कक्षा कक्ष में किन विभिन्नताओं को सम्मान देना और सम्मिलित करना चाहिए? एक अध्यापिका को अपने कक्षा कक्ष में किन विभिन्नताओं को सम्मान देना और सम्मिलित करना चाहिए? तो सामाजिक सांस्कृतिक विभिन्नताओं को सम्मान देना चाहिए और शामिल भी करना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन में सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूर्ति कक्षा 4 का विद्यार्थी पठन के संदर्भ में वह केवल उतना ही पढ़ पाता है जितना किसी कक्षा के एक विद्यार्थी का स्तर होता है। मूर्ति को ध्वनि का मिलान करने, शब्दों की वर्तनी तथा पठन में भी कठिनाइयाँ आती है। मूर्ति निम्नलिखित में से किसके लक्षण प्रदर्शित करता है? तो पढ़ने में उसकी दिक्कत होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन में इसका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, इसे डिस्लेक्सिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चों को डिकोडिंग करने में मतलब प्रॉब्लम आती है, पढ़ने लिखने संबंधित है ये। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों की पहचान कैसे कर सकती है? सृजनात्मक पूछा है तो उनकी अभिसारी सोच नहीं, एक डायरेक्शन में ये करती है, तो ये गलत हो गया। दूसरा है, सहपाठियों के बीच उनकी प्रसिद्धि को आकलन कर। तीसरा है, उनकी मौलिक सोच के आधार पर। चौथा है, उनके सरल व प्रत्यस्मरण नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा और दूसरा में हो, सहपाठियों के बीच उनकी प्रसिद्धि को आकलन कर। प्रसिद्धि को आकलन नहीं करना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर एक ही ऑप्शन दिया है, उनकी मौलिक सोच के आधार पर। राइट आंसर ऑप्शन बाई इसका थर्ड हो जाएगा, मौलिक सोच। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित व्यवहार किसके लक्षण हैं? आवेगशीलता, कम समय तक ध्यान केंद्रित कर पाना, व्याग्रता एवं बहुत देर तक बैठने की अक्षमता। तो ये बिल्कुल इसका जो देखते ही आंसर क्या कर देना है, अवधान न्यूनतम अति क्रियाशीलता विकार है। ADHD जो होते हैं, जो कम ज़्यादा समय ध्यान नहीं पढ़ने में नहीं दे पाते हैं, या किसी में बहुत थोड़ी थोड़ी देर में चेंज होता रहता है उनका माइंड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशन के अनुकूल नहीं है? कौन सी विधि है जो समावेशन के अनुकूल नहीं है? पहला देखते हैं, लचीले समूह। दूसरा, विभेदित अन्वेषण। तीसरा, योग्यता आधारित समूहकरण। चौथा, पाठ्यक्रम यथोचित समायोजन। तो लचीले समूह ठीक है। दूसरा, विभेदित ठीक है। योग्यता नहीं होनी चाहिए, योग्यता आधारित समूहीकरण नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन में इसका थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मेधावी बच्चे की विशेषता नहीं है? पहला, उच्च स्तर का समर्पित भाव। दूसरा, स्वतंत्र रूप से काम करने का प्राथमिकता। तीसरा, एक ही समय को अनेक बार दोहराने की व्याकुलता। चौथा है, किसी समस्या पर काम करते हुए अनेक विकल्पों की पहचान करने की योग्यता। तो बिल्कुल इसमें निगेटिव पूछा है, तो एक ही समय पर अनेक बार दोहराने की जो व्याकुलता होती है ये नहीं होती। तो राइट आंसर ऑप्शन बाई इसका थर्ड हो जाएगा। इसका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापक को कक्षा प्रबंधन कौशल पर किस प्रकार बल देना चाहिए? पहला, कठोर नियमानुसार कक्षा नियंत्रण नहीं। दूसरा है, सभी छात्रों से समान व्यवहार ठीक है। तीसरा है, बिना प्रश्न पूछे सबकी आज्ञा का पालन करने का संस्कार नहीं। चौथा है, अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए प्रचुर अवसर देना। तो इसमें पूछा गया है, अध्यापक को कक्षा प्रबंधन कौशल पर किस प्रकार बल देना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए सभी को अवसर देना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी है?
पहला दिया है, जब तक बच्चों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना चाहिए। दंड का उपयोग नहीं करना चाहिए, किसी भी हाल में नहीं करना चाहिए, तो इसे तो तुरंत गलत कर देना चाहिए इसे। सेकंड है, बच्चों को पुरानी अवधारणा बदलना और रट्टा लगाना भी नहीं होगा। तीसरा, बहुत से उदाहरण एवं गैर उदाहरण देना, बिल्कुल सही बात है। बहुत से उदाहरण देना और गैर उदाहरण भी देना तथा बच्चों को तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, तो सबसे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रभावशाली शिक्षण में समाहित है। पहला, छात्रों की भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा, पाठ्यचर्या और आकलन को छात्रों की आवश्यकता अनुकूल बनाना। तीसरा है, छात्र संवाद हेतु लचीला समूह। चौथा है, कठोर कक्षा प्रबंधन। कठोर कक्षा को छोड़कर बाकी सभी सही, 1 2 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेखा ने अपनी छात्राओं को भारत का मानचित्र दिया और अंतर्ज्ञान अनुमान के आधार पर मुख्य नगरों के स्थान बताने को उत्साहित किया। उसका यह शिक्षण कौन सा उपागम क्या कहलाएगा? पहला ही रटना तो हो ही नहीं सकता। दूसरा, खोज शिक्षण, ठीक है। तीसरा, अभिनय नहीं। चौथा, अनवरत। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा खोज शिक्षण, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सेकंड हो जाएगा, डिस्कवरी लर्निंग। जब शिक्षक एक प्रयोग स्थापित करता है, एक सुसाधक के रूप में कार्य करता है और छात्रों को समाधान पर आने में मदद करने हेतु सूत्र प्रदान करता है, तो यह क्या है? खोज शिक्षण है। नेक्स्ट है, किस संप्रत्यय तथा उसके अपसंप्रत्यय के अधिक्रम तथा अंतर संबंधी रूप से क्या प्रस्तुति कहलाती है? पहला देखते हैं मेमानिक सहायक विधियाँ, दूसरा ह्यूरिस्टिक। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। ह्यूरिस्टिक क्या होता है? अनुमानी तकनीक समस्या होता है जो व्यवहारिक पद्धति या विभिन्न शॉर्टकट का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षक की कई रिपोर्ट यह दिखा रही कि शिक्षा की विद्यार्थी प्रत्याशित अधिगम स्तरों से कम प्रदर्शन कर रहे हैं। इस अंतराल को समझने के लिए विश्लेषण की प्रथम इकाई है क्या होनी चाहिए? शिक्षक की कई रिपोर्ट यह दिखा रही कि विद्यार्थी प्रत्याशित अधिगम स्तरों से कम प्रदर्शन कर रहे हैं। इस अंतराल को समझने के लिए विश्लेषण प्रथम इकाई का है, तो समुदाय हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चे पढ़ाई के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं जब दंड और पुरस्कार पर बल दिया जाता है, नहीं। पाठन में केवल स्मृति पुनरावृत्ति नहीं। उनका शैक्षिक वातावरण में अपनत्व का भाव उनकी क्रिया शक्ति में तीव्रता लाता है। चौथा है, शिक्षक उन्हें आज्ञा पालन के लिए उत्साहित करते हैं, उच्च स्तरीय मापदंडों का आकलन करते हैं। इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, उनका शैक्षिक वातावरण उनमें अपनत्व का भाव उनकी क्रिया शक्ति में तीव्रता लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा संवेग अर्थपूर्ण सीखने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करेगा? जिज्ञासा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों द्वारा निर्मित सहज या अंतर्ज्ञान सिद्धांतों को उन्हें साझा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। दूसरा, सभी बच्चे पूर्व संकल्पनाओं से वास्तविकता को आरंभ करते हैं और विद्यालय में उनकी समझ को ये संकल्पनाएं प्रभावित करते हैं। दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी हो रही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रचनात्मक कक्षा में किस तरह के क्रियाकलापों पर बल देना चाहिए? पहला, जो चुनौतीपूर्ण और समालोचनात्मक चिंतन की अनुमति देता हो, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, पुनरावृत्ति और यांत्रिक नहीं, जो पाठ सामग्री के प्रत्यय स्मरण पर भी नहीं। दो, बच्चों द्वारा पूछताछ की अनुमति भी नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।